एस नोवेल बॉय 1.0 में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए कदम रखने के लिए अरबपति लड़के साहिल की दुनिया में, एक ऐसी ऑडियो बुक पर आधारित कहानी जहां भावनाएं, परिवार, किस्मत, शक्ति और तकदीर एक दूसरे से टकराती हैं। जानिए साहिल की दास्तान, वह साधारण सा लड़का जिसने एक दुर्लभ रक्तदान करके मौत के दरवाजे पर खड़ी एक महिला की जान बचाई, और बदले में उसे मिला मिथिक गोल्ड फिंगर सिस्टम, जिसे खुद किस्मत ने उसे उपहार में दिया। माँ बाप को खोने के बाद वो बना एक अमीर घर का हिस्सा, नौकर नहीं बल्कि चार बेटियों का रक्षक, जिनकी अपनी अपनी अधूरी कहानियां, दर्द भरी यादें और छुपे हुए राज्य हैं। ये कहानी है समर्पण की, प्यार की, संघर्षों की, टूटे दिलों की, और उस अदम्य उड़ान की जो एक साधारण छात्र को बना देती है एक महान संरक्षक। कहानी अभी शुरू ही हुई है, नए एपिसोड्स जल्द आ रहे हैं। सफर का हिस्सा बने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेती थी। वह मुख्य रूप से इसलिए पकड़ी गई क्योंकि उसने रिया की मदद की थी। उसे एक पंक्ति में बैठाया गया। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी दीदी, तुम चार बहनों की बहुत सारी कहानियां हैं। साहिल ने खुशी को रुचि के साथ देखा। मौका मिले तो मुझे बताओ। कोई समस्या नहीं, मेरे लिए इंतजार करो और इसे व्यवस्थित करो। देखते हैं कि मैं तुम्हें कौन सा हिस्सा बताऊंगी। खुशी ने मुस्कुराया। कौन सा हिस्सा? साहिल हैरान रह गया। क्या तुम कहानी सुनाने वाली हो? लगभग उस दिन के बारे में सोचो। कपूर परिवार की दूसरी दीदी गांव परिवार से भाग गई, जिसने कवि के क्षेत्र की खोज में दृढ़ता से संकल्प लिया और इमली पर्वत पर नन्ही चली गई। भविष्य की भविष्यवाणी कैसी है? कृपया अगला हिस्सा सुने। हाहा, कैसा है? क्या मजा आया? खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, शानदार। साहिल ने खुशी को अंगूठा दिखाया। बस इस हिस्से को सुनो। वापस आकर मुझे इसमें शामिल करो। दोनों बातें कर रहे थे जब बाथरूम में कोई आवाज नहीं हुई। साहिल ने सोचा, चौथी दीदी बेहोश तो नहीं हो गई अगर कोई आवाज नहीं है। खुशी ने शांति से हाथ हिलाया। चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक कठोर कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। हाहा, साहिल का मुंह कुछ बार फड़फड़ाया। ये काफी क्रूर था। ठीक है, हमारा काम हो गया। चलो जारी रखें। अंजलि मेहता बाथरूम से बाहर आई। अभी की नाराजगी और शर्मिंदगी उसके चेहरे से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ये देखकर साहिल ने मन ही मनाह भरी हिंसा वास्तव में तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। वह दूसरी कपूर आंटी, चौथी दीदी, क्या वह ठीक है? साहिल ने धीमी आवाज में पूछा। ओह, वह ठीक है, बस थोड़ा अस्थिर है। रिया, जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ शुरू करने के लिए। अंजलि मेहता ने बिना सिर घुमाए जोर से चिल्लाया। मेरे लिए रुको, मैं पूरी गति से जा रही हूँ बाथरूम में। अनन्या की कमजोर आवाज आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक जोड़ी जैद हाथ दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर धीरे धीरे पहले दिखाई दी। बाहर निकली। मैंने देखा कि अनन्या मुंह बनाए और झुककर दीवार को पकड़कर धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाती थी। चेहरा एक पल नीला, एक पल सफेद। ये स्थिति एक बूढ़े व्यक्ति की तरह। साहिल हंसना चाहता था, लेकिन थोड़ा दुख भी महसूस हुआ। चौथी दीदी, तुम ठीक हो? तुम मुझे इस हालत में देख रहे हो? क्या मैं ठीक लग रही हूँ? अनन्या ने गुस्से से कहा। साहिल, आओ और मेरी मदद करो। ओ, साहिल ने जवाब दिया और खड़ा हो गया। साहिल, उसकी चिंता मत करो। अंजलि मेहता ने अपना हाथ उठाकर साहिल को रोका। साहिल बहुत असहज हो गया। कपूर आंटी, चौथी दीदी, वाह, कोई बात नहीं, तुम्हारी चौथी दीदी को इसकी आदत है, चाहे 323 एलोरिया। अंजलि मेहता ने अनन्या की ओर मुड़कर देखा। अनन्या ने जबरन मुस्कान निकाली। हाँ, मुझे इसकी आदत है। साहिल, बैठ जाओ, मेरे लिए इंतजार करो। आधा घंटा और मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगी। आधा घंटा तुम? हाँ, साहिल वाकई थोड़ा अभिभूत था। कपूर आंटी, मैं फिर भी उसकी कोशिश करता हूँ। हमारे खेल में देरी ना हो। साहिल ने असहाय होकर मुस्कुराया। अंजलि मेहता ने मुड़कर अनन्या की ओर देखा, फिर उसने अपना हाथ वापस ले लिया। इसका मतलब था कि उसने मौन स्वीकृति दी। साहिल जल्दी से वहां गया और अनन्या को उसकी जगह तक ले गया। लेकिन अनन्या बैठी नहीं, वह बस वहां खड़ी रही। नीचे मैं नहीं बैठूंगी, मुझे खड़ा रहना पसंद है। अनन्या ने खुशी को गुस्से से घूरा। ओह, तुम्हें खड़ा रहना पसंद है? ठीक है। खुशी ने अपनी बाहें उठाई। उसने अनन्या की कुर्सी खींच ली और अपने पैर उस पर रख दिए। यह मुद्रा कुशन वाकई आरामदायक है। खुशी ने अनन्या को गर्वित अभिव्यक्ति के साथ देखा।
तीसरी दीदी तुम ठीक है इंतजार करो और देखो, अनन्या ने दांत पीस कर कहा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चालाक चमक थी। कहने की जरूरत नहीं, अनन्या ने इस गुस्से को फिर से लिख लिया। ठीक है, सारी तैयारियां हो चुकी है, चलो जारी रखें, मैं इस बार वापसी करूंगी, अंजलि मेहता ने जोर से कहा। ऐसा लगता है कि वह भी हार मानने से इनकार करती है। अंजलि मेहता मम्मी मैं अभी शुरू नहीं कर सकती, आपने अभी तक छोटा रहस्य नहीं बताया। अनन्या के शब्दों को सुन सुनकर साहिल और खुशी के दिल ठंडे पड़ गए और फिर उन्होंने अनन्या को देखा, एक कड़वी मुस्कान दिखाते हुए। चौथी दीदी तुम्हें वाकई खाने की याद नहीं है? तुम इस बारे में उल्लेख करने की हिम्मत करती हो? अंजलि मेहता ने अपनी भें उठाए। उनकी आंखें फिर से ठंडी हो गई। रिया फिर से कहो, मैंने अभी सही नहीं सुना। अध्याय 120 कपूर आंटी को फिर से एक्यूपंक्चर देना। इस बार कुछ बड़ा हुआ। जैसे ही अनन्या ने बोलना खत्म किया, उसने फिर से 8 का ऑर्डर दिया। अंजलि मेहता ने अनन्या को मुस्कुराते हुए देखा। रिया तुमने अभी क्या कहा? लेकिन मम्मी ने साफ नहीं सुना। अरे मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे कान ठीक नहीं है। अंजलि मेहता के हाव भाव को देखकर अनन्या को ठंडक महसूस हुई। वह थोड़ी डर गई थी। हालांकि अनन्या उस तरह की थी जो मौत से नहीं डरती। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, मम्मी ये खेल का नियम है। अगर आप अपने बड़े होने का फायदा उठाकर अगर आप खेल के नियम तोड़ेंगी तो खेल नहीं खेला जा सकता। इसके अलावा ये हमारे लिए उचित नहीं है ना साहिल? तीसरी दीदी। अनन्या को अभी भी डर था कि अंजलि मेहता साहिल और खुशी को अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन साहिल और खुशी में उसकी तरह हिम्मत नहीं थी, अंजलि मेहता के साथ सख्ती से टकराने की हिम्मत। मैं ठीक हूँ, कोई समस्या नहीं। साहिल ने अजीब तरह से कंधे उचकाए, संकेत दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी, यह एक खेल है, ध्यान भागीदारी पर है, नियमों पर नहीं कि नियमित है या नहीं। खुशी ने अजीब तरह से मुस्कुराया। अनन्या की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई। तुमने अभी ऐसा नहीं कहा था। तुम सब मिलकर मुझे अकेले धोखा नहीं दे सकते। जैसे ही मैं अपने नितंबों पर बैठती हूँ मेरा खिल जाता है। तुम मेरे लिए बोल नहीं सकते। मिंगवू, इस घर में अब मैं नहीं रह सकती। अनन्या की नाराजगी भरी नजरों को देखकर साहिल को वाकई थोड़ा दुख हुआ। उसने अंजलि मेहता की ओर मुड़कर देखा। कपूर आंटी, मुझे लगता है कि चौथी दीदी ने जो कहा वह सही है। खेल खेलने के लिए आपको वैसे भी नियमों का पालन करना होगा। बेशक आप बड़ी हैं और आपके पास विशेषाधिकार हो सकते हैं, क्यों ना आप कुछ मजेदार कहें और इसे सजा के रूप में लें। ठीक है। अंजलि मेहता ने साहिल को देखा, फिर अनन्या को और गुस्से से बोली, साहिल की बात सुनो और फिर तुम्हारी बात सुनो। मैंने तुम्हें इतने सालों तक व्यर्थ में सिखाया। अनन्या ने अपनी खूबसूरत आंखों से घरा। क्या उसमें कोई अंतर है? बेशक अंतर है। मुझे साहिल की बात सुनना पसंद है, मुझे तुम्हारी बात सुनना पसंद नहीं है। अंजलि मेहता ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी आप? अनन्या बिना आंसुओं के रोना चाहती थी। ठीक है, आप मम्मी हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं। अंजलि मेहता के पक्षपात को देखकर अनन्या पूरी तरह से निरुत्तर हो गई और साहिल ने पास में आ भरी। मन ही मन मैं कुछ नहीं कर सकता, व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। ठीक है, क्योंकि मैं खेल रही हूँ, मुझे खेल के नियमों का पालन करना होगा। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं बड़ी हूँ और तुम लोगों को धमकाऊंगी। मैं तुम्हें अपने एक छोटे से रहस्य के बारे में बताती हूँ। अंजलि मेहता ने साहिल की ओर देखा, थोड़ा शर्माते हुए। अगर वह खुशी और अनन्या के सामने होती तो छोटा रहस्य कह देती, लेकिन साहिल यहाँ था, उसे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। हालांकि बात इस हद तक पहुंच चुकी थी, मैं नहीं कह सकती थी। अंजलि मेहता ने दांत पीस लिए, अपनी आंखें नीचे की और धीरे से कहा, मुझे विशेष अंदरूनी कपड़ों को इकट्ठा करने का शौक है, बस कुछ खास स्टाइल, तुम समझ गए। मैं अनन्या और खुशी यह सुनकर हैरान रह गई। दोनों ने अंजलि मेहता को घूर कर देखा और आश्चर्य से बोली, मम्मी सचमुच या झूठ? साहिल भी हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि पिंगली में सदाचारी और सौम्या कपूर आंटी का ऐसा शौक होगा। क्या कपूर आंटी भी शाकाहारी हैं? हाँ, ये रहस्य थोड़ा बड़ा है मम्मी, आपके छोटे रहस्य कहाँ हैं? क्या आप हमें दिखा सकती हैं? अनन्या ने नया विश्व खोज लिया। वह अंजलि मेहता के सामने मुस्कुराते हुए झुकी, अपने शरीर के दर्द को पूरी तरह भूल गई। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैंने इसे कहाँ रखा है? अध्याय 121 साहिल, क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए था? अंजलि मेहता बिस्तर पर लेटी थी, उसका चेहरा दर्द से भरा था, उसकी भौं के बीच थोड़ा दर्द था, शरीर हल्के से कांप रहा था। साहिल, जल्दी मेरे लिए एक आंटी ढूंढो, मैं अब और नहीं रोक सकती। साहिल हैरान रह गया, उसने कभी नहीं सोचा था कि एक्यूपंक्चर की प्रक्रिया में ऐसा कुछ होगा। वह ये भी नहीं समझ पाया अंजलि मेहता इस तरह की चीज के लिए तैयार क्यों नहीं थी। क्या एक महिला को अपनी आंटी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होना चाहिए? हालांकि अब सोचने का समय नहीं था। साहिल ने जल्दी से कहा, कपूर आंटी चिंता मत करो, मैं अभी ढूंढता हूँ। ये कहकर साहिल सीधे अपने बाथरूम में भागा और बाथरूम में थोड़ी देर तक खोजा। तब साहिल को होश आया, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं एक पुरुष हूँ, मेरे बाथरूम में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? साहिल ने अपने माथे पर थपथपाया।
एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसने टॉयलेट पेपर देखा। साहिल एक पल के लिए रुक गया, फिर टॉयलेट पेपर उठाकर बाहर भागा। कपूर आंटी, मेरे पास वह नहीं है। तुम टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करो नीचे। अंजलि मेहता शर्मा गई। टॉयलेट पेपर कैसे चलेगा, ये रिसेगा। रिया और खुशी के पास जाओ, उनके पास होगा। हाँ, मैं उन्हें कैसे भूल गया। कपूर आंटी, थोड़ा इंतजार करो, चिंता मत करो, हिलो मत, तुम्हारे पीछे एक सुनहरी सुई है। मैं जाऊंगा। 10 दिन की चेतावनी देने के बाद साहिल दरवाजे से बाहर भागा। साहिल के जाने के बाद अंजलि मेहता ने वाकई राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे की लाली अभी भी नहीं गई थी। मेरे साथ साहिल के कमरे में क्या हुआ, कितनी शर्मिंदगी, और यह इतनी अचानक आया। मैं वाकई बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्या मेरा मासिक धर्म फिर से शुरू होने वाला है? ये कहने के लिए मेरा शरीर बेहतर हो रहा है। ये सोचकर अंजलि मेहता फिर से खुश हो गई। तीसरी दीदी, चौथी दीदी, तुम कहाँ हो? कुछ बड़ा हुआ, मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। तुम 513। साहिल ने कई कमरों में खोजा और आखिरकार अनन्या के कमरे में दोनों को पाया। जब वह दरवाजे में दाखिल हुआ तो वह एक पल के लिए रुक गया। इस समय अनन्या खुशी के शरीर पर दब रही थी। दोनों की हरकतें अस्पष्ट थी। वह, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? साहिल ने अजीब तरह से अपना सिर खरोचा। तुम क्या सोच रहे हो? अनन्या ने साहिल को एक सफेद नजर दी। तीसरी दीदी मुझसे अभ्यास करने की जिद कर रही है। क्या उसे मेरे द्वारा वश में नहीं किया गया? किसे तुमने वश में किया? क्या तुम मुझसे थोड़ी ज्यादा ताकतवर नहीं हो? तुम एक बड़ा बैल हो। खुशी ने गुस्से से चिल्लाया, चेहरा असंतोष से भरा था। बड़े बैल में क्या गलत है? तुम्हें हराने के लिए काफी है। अनन्या ने गर्व से कहा, अगर तुम्हें सहमत नहीं है तो तुम भी मुझे दबा सकती हो। घमंड मत करो, मैं तुम्हें देर बेर वश में कर लूंगी। खुशी ने जिद्दी तौर पर कहा, क्या तुम लोग थोड़ी देर बाद फिर लड़ सकते हो? मुझे जल्दी है, साहिल ने असहाय होकर कहा। तीसरी दीदी, चौथी दीदी, तुम में से किसी के पास आंटी टॉवल है? जल्दी से मुझे एक दो। अनन्या और खुशी दोनों हैरान रह गई। 2 जोड़ी आंखें साहिल को सदमे में घूर रही थी। साहिल, तुम अच्छा कैसे नहीं सीख सकते? मैंने अच्छा क्यों नहीं सीखा? साहिल एक पल के लिए रुक गया। अनन्या ने साहिल को आंखें दिखाई। तुम एक पुरुष हो, तुम्हें आंटी टॉवल चाहिए। क्या तुम्हें आंटी टॉवल इकट्ठा करने का शौक है? तुम क्या सोच रही हो? साहिल ने अनन्या को घरा और गुस्से से कहा, तुम मुझे और तुम्हें देखो। तुम्हारे पास इतने खास शौक हैं। यह मेरे लिए नहीं है, ये कपूर आंटी के लिए है। वह आई है। ओ माय, मेरे पास तुम्हें समझाने का समय नहीं है। जल्दी से मुझे एक दो। आइस। अनन्या और खुशी ने एक दूसरे को देखा और फिर खुशी ने कहा, साहिल, तुम बकवास बनाते समय सभ्य होना चाहिए। मैं किस तरह का बकवास बना रहा हूँ? ऐसी बात को बनाने में क्या है? साहिल लगभग पागल हो गया था। बकवास मत बनाओ, तुमने कहा कि मम्मी को कुछ हुआ है। खुशी ने मुंह बनाया और कहा, मेरी मम्मी को सर्जरी के बाद से नहीं आया और डॉक्टर ने कहा था कि उनकी जीवन शक्ति को नुकसान हुआ है। अगर तुम जीवन शक्ति को बहाल नहीं कर सकते तो यह इस जीवन में नहीं होगा। तुमने कहा कि तुमने बकवास नहीं बनाया। साहिल ये सुनकर हैरान रह गया और ऐसी बात कोई आश्चर्य नहीं कि कपूर आंटी इतनी अचानक पकड़ी गई तो मेरे थोरियम मॉक्सिब्यूशन और सिस्टम के पुरस्कारों ने कपूर आंटी को उनकी जीवन शक्ति फिर से प्राप्त करने में मदद की। कपूर आंटी, क्या यह एक अच्छा लक्षण है? ये वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी भी हंस रहे हो। अनन्या ने साहिल को घूरा। सच बताओ, तुम्हें आंटी टॉवल क्यों चाहिए? तीसरी दीदी, चौथी दीदी, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, तुम खुद देख लो। आंटी टॉवल लाना याद रखो, जल्दी करो। अंजलि मेहता के पीछे अभी भी एक सुनहरी सुई है। साहिल को खतरे की चिंता है। अगली बात कहकर वह जल्दी से वापस भागा। उसे पता था कि अनन्या और खुशी निश्चित रूप से पीछा करेंगी। आखिरकार यह उनकी मम्मी की सुरक्षा के बारे में है। क्या करें? अनन्या ने खुशी को नीचे देखा। मुझे नहीं लगता कि साहिल झूठ बोल रहा है। और क्या कर सकते हैं? जल्दी जाकर देखो, अगर मम्मी को वाकई कुछ हुआ है इसका मतलब है कि वह बेहतर हो रही हैं। ये हमारे परिवार के लिए एक खुशी की बात है। खुशी ने उत्साह से कहा। हाँ, अनन्या जल्दी से खड़ी हुई। तो चलो जल्दी वहां चलें। रुको, आंटी टॉवल ले लो, ये बेड साइड टेबल पर है, तुम ले लो। इसके बाद अनन्या बाहर भाग गई। सब कुछ मुझे करना पड़ता है। खुशी ने असंतुष्ट होकर मुंह बनाया। फिर बेड साइड 6 खोला। एक पैक आंटी टॉवल लेकर बाहर भागी। दोनों एक के बाद एक साहिल के कमरे में आए और अंजलि मेहता की हालत देखकर थोड़ा शर्मिंदा हुए। दरवाजे पर मूर्खतापूर्ण खड़े रहे। साहिल ने जल्दी से समझाया, तुम लोग नहीं जानते कि लोग क्या जानते हैं। मैंने कपूर आंटी को फिर से एक्यूपंक्चर दिया है। देखो, कपूर आंटी के पीछे सुनहरी सुइयां हैं। साहिल, तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अंजलि मेहता ने सिर घुमाया और अनन्या और खुशी को घरा। तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? आओ और मेरी मदद करो।
ओ तब अनन्या और खुशी को होश आया। दोनों जल्दी से अंजलि मेहता के पास आए और अंजलि मेहता को उठाने में मदद की। जब सहारा दे रहे थे दोनों ने नीचे देखा और उत्साहित हो गए। मम्मी आपको वाकई कुछ हुआ है तो आपकी बीमारी लगभग ठीक हो गई है। खुशी ने अंजलि मेहता को खुशी के साथ देखा। ये बहुत अच्छा है। मम्मी की बीमारी ठीक हो रही है। अगर बड़ी और दूसरी दीदी को ये पता चलेगा तो वे खुशी से पागल हो जाएंगी। अनन्या के चेहरे पर भी उत्साह था। साहिल की चमत्कारी एक्यूपंक्चर की बदौलत बस इतना ही, मुझे बाथरूम तक ले चलो। अंजलि मेहता शर्मा गई। साहिल बाहर जाकर बच्चों ठीक है और ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। साहिल ने अजीब तरह से मुस्कुराया, दरवाजे से बाहर कदम रखा। हाँ तीसरी और चौथी दीदी सावधान रहो, सुनहरी सुई को मत छूना वरना कपूर आंटी को चोट लगेगी। ठीक है हम सावधान रहेंगे। अनन्या और खुशी ने सावधानी से अंजलि मेहता को बाथरूम तक ले गए। साहिल दरवाजे से बाहर निकला और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। हालांकि यह मामला थोड़ा शर्मनाक है लेकिन परिणाम अभी भी बहुत अच्छा है। साहिल ने आराम से मुस्कुराया। कपूर आंटी को ठीक करना, इसे मेरी भक्ति के रूप में माना जा सकता है। फोन बजा और यह राधिका सिंह का कॉल था। कॉल बिल्कुल सही समय पर आया। मैं दूसरी दीदी और बड़ी दीदी को अच्छी खबर बताने की सोच रहा था। उंगली के एक झटके के साथ साहिल ने फोन उठाया। दूसरी दीदी तुम्हारा कॉल बहुत सही समय पर आया। मैं अभी तुम्हें फोन करने वाला था। हम राधिका सिंह एक पल के लिए रुक गई। मुझे फोन करो। क्या बात है? क्या घर पर कुछ हुआ? हादसा हुआ? लेकिन यह अच्छी बात है, साहिल ने हंसते हुए कहा। दूसरी दीदी, कपूर आंटी, मैंने उनकी बीमारी ठीक कर दी। वहां जाएंगी क्या? राधिका सिंह चौंक गई। तुरंत बाद उसने उत्साह से चिल्लाया, तुमने कहा कि मम्मी को कुछ हुआ। ये सच है या झूठ? बेशक ये सच है। क्या मैं इस तरह की बात का मजाक कर सकता हूँ? दूसरी दीदी, मैं गंभीर हूँ। ये कमाल है। साहिल, तुम एक जीनियस डॉक्टर से भी बेहतर हो। मम्मी की बीमारी उन जीनियस डॉक्टरों के नियंत्रण से बाहर थी। तुम्हारे लिए कुछ ही दिन हुए, तुमने मम्मी को ठीक कर दिया। ये वाकई एक खुशी की बात है। अगर दीदी को पता चलेगा तो वह खुशी से पागल हो जाएगी। मैं जाकर दीदी को ये खबर बताऊंगी। मैं पहले फोन रखती हूँ। तुम और मम्मी से कहो कि हम जल्द ही घर आएंगे। दूसरी दीदी, रुको जरा, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। अभी इसकी बात नहीं, मम्मी का मामला महत्वपूर्ण है। तुम हमारे वापस आने का इंतजार करो। इसके बाद राधिका सिंह ने फोन सीधे काट दिया। अजीब, दूसरी दीदी आज कुछ छिपा रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? साहिल सोच में पड़ गया। तभी दरवाजा खुला। अनन्या बाहर निकली। हो गया? साहिल ने पूछा। अभी नहीं। तीसरी दीदी देखभाल कर रही है तो तुम बाहर क्यों आए? अनन्या ने मुंह बनाया। मम्मी को डर था कि मैं काम जाऊंगी और सुनहरी सुई को छू लूंगी। उसने मुझे बाहर आने दिया। क्या मैं इतनी अविश्वसनीय हूं? हाँ, मम्मी की चिंता सही है। साहिल ने हंसकर मजाक किया। तुम अभी भी मुझ पर बोल रहे हो? तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। अनन्या ने साहिल को घोरा। मेरे साथ क्या गलत है? तुम्हारे साथ क्या गलत है? हम निर्दोष बनने का नाटक मत करो। अनन्या ने 2 बार फूंका। मुझसे पूछो, क्या तुमने मम्मी की उस हालत में एक यूपन करते समय कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए था? हम अनन्या का ये वाक्य साहिल को स्थिर कर गया। साहिल को एक पल के लिए थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है क्योंकि उसने वाकई देखा था। अध्याय 122, साहिल और अंजलि मेहता की गर्मजोशी। साहिल, सब कुछ हो गया। मम्मी ने तुम्हें अंदर बुलाया। जब साहिल को नहीं पता था कि अनन्या का जवाब कैसे देना है। खुशी ने मुंह खोला और बाहर निकली। हो गया? ठीक है, समय लगभग हो गया। मैं अंदर जाकर सुई निकालता हूँ, साहिल ने 10 दिन के लिए कहा और जल्दी से कमरे में घुस गया। तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। अनन्या अंदर पीछा करना चाहती थी लेकिन खुशी ने उसे रोक लिया। तीसरी दीदी, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे कुछ काम है। तुम्हारा क्या काम हो सकता है? खुशी ने अपने हाथ वापस लिए। मम्मी ने कहा साहिल को अकेले अंदर जाने दो और हमें सुई निकालने के बाद अंदर जाने दो। थोरियम मॉक्सिब्यूशन अन्य उपचारों से बेहतर नहीं है। अगर सावधान नहीं रहे तो ये खतरनाक होगा। इस समय साहिल और मम्मी के लिए परेशानी मत खड़ी करो। मुझे नहीं पता कि यह कितना महत्वपूर्ण है। अनन्या ने असंतुष्ट होकर मुंह बनाया। तुम्हें पता है तुमने अभी तक गिनती नहीं की है। खुशी ने आ भरी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। रिया, तुम्हें वाकई थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा और पता होना चाहिए। और ठीक है, ठीक है। अगर तुम नहीं तो मैं अंदर चली जाऊंगी। मेरे बारे में बात मत करो। हर दिन, मम्मी ने कहा और बड़ी दीदी ने कहा। बड़ी दीदी ने कहा, दूसरी दीदी ने कहा, अब तुम भी शामिल हो। क्या ये घर मुझे रहने दे सकता है? अनन्या ने गुस्से से कहा। खुशी ने अनन्या को देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की चमक थी। रिया, तुम्हें आज क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं बस थोड़ा परेशान हूँ। अनन्या ने दांत पीस लिए, फिर सिर उठाया और खुशी को देखा।
तीसरी दीदी, क्या तुम सब मुझे नफरत करते हो? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? खुशी एक पल के लिए रुक गई। किसने तुमसे कहा कि हम तुमसे नफरत करते हैं? मुझे लगता है पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से साहिल आया तुम लोग मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और तुम मुझसे ऊब गए हो। हम साहिल की वजह से मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। मुझसे दूर फिर से कहो, मैं बचपन से ऐसी ही हूँ, अनन्या ने नाराजगी से कहा। अनन्या की नाराजगी भरी नजरों को देखकर खुशी मुस्कुराई। तुम साहिल की ईर्ष्या कर रही हो? क्या तुम्हें साहिल बहुत पसंद नहीं है? तुमने तो कहा था कि तुम उसके साथ बच्चा पैदा करना चाहती हो ताकि उसका बदला चुकाया जाए। क्या मुझे अब वह पसंद नहीं है? मैं उससे नफरत करने लगी हूँ। किसने कहा कि मुझे उससे बहुत नफरत है? अनन्या ने मुंह बनाया। मुझे लगता है कि वह मुझसे बहुत नफरत करता है। साहिल इन 2 दिनों में मुझसे जानबूझकर या अनजाने में बच रहा है। मुझे शक है कि मैंने उसे नाराज कर दिया है। ओह, एक खुशी मुस्कुराई। सहलेखक, तुम्हें परवाह नहीं है कि हम तुम्हें ठंडा कर रहे हैं, बल्कि साहिल के तुम्हें ठंडा करने की। तुम, यह अफसोस की बात है कि मुझे अभी थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ, लेकिन अब लगता है कि मेरे पास बहुत सारे पहाड़ हैं। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। अनन्या ने खुशी का हाथ पकड़ा। मैं बस महसूस करती हूँ कि तुम लोग हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे हो, जैसे कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अनन्या के शब्दों को सुनकर खुशी का दिल धड़क गया। उसने वाकई अनन्या से मामला छिपाया था। यह उसका और राधिका सिंह का रहस्य था। रिया को इसका एहसास तो नहीं हो गया है ना? अगर उसे एहसास हो गया तो ये परेशानी होगी। नहीं, मुझे उसकी शंकाओं को दूर करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। खुशी सिर्फ सादा है, मूर्ख नहीं। अगर वह गंभीर हो जाए तो वह चतुर हो सकती है। आज ऐसा ही है। वह सोचने से नहीं रुक सकती थी। रिया, मुझे लगता है कि तुम सुख में हो और तुम्हें अपने सुख का पता नहीं है। खुशी ने आभरी ईमानदारी से कहूं तो साहिल तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। हम अनन्या एक पल के लिए रुक गई। साहिल मेरे लिए सबसे अच्छा है। तीसरी दीदी, तुमने ये कहाँ से पाया? तुम क्या सोचती हो? खुशी ने अनन्या की सी परिधि की ओर देखा। क्या ये सबसे अच्छा सबूत नहीं है? अनन्या ने सिर नीचे किया और शर्मा गई। ये किस तरह का सबूत है? क्या साहिल ने तुम्हारी भी मदद नहीं की? हाँ, हमारी मदद की। लेकिन सोचो, तुम्हारा प्रभाव किसके पास है? मेरे पैरों के निशान अभी पूरी तरह से हटे नहीं है। दूसरी दीदी की आंखें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। कौन दीदी की तो बात ही छोड़ दो। बेहतर त्वचा के अलावा कोई और बदलाव नहीं है। और तुम्हारा क्या? खुशी ने अपना हाथ उठाया और अनन्या की सी परिधि पर क्लिक किया। ये लगभग बी से डी तक जा रहा है। ये लगभग मेरे बराबर हो रहा है। तुम खुद बताओ, क्या तुम सबसे ज्यादा फायदे में हो? ये सुनकर अनन्या की खूबसूरत आंखें चमक उठी। इसमें कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आता है। तुम इतने स्पष्ट रूप से बदल गई हो। इसका मतलब है कि साहिल ने तुम पर मैंने मेहनत की है और तुम पर हमसे ज्यादा समय बिताया है। मुझे वाकई समझ नहीं आता। तुम किस बात से असंतुष्ट हो? अगर मैं असंतुष्ट कहूं तो मैं भी असंतुष्ट हूं। खुशी ने फूंका। उसका चेहरा असंतोष से भरा था। वह मूल रूप से अनन्या को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मनाते मनाते मुझे थोड़ा असंतुलन महसूस हुआ। अगर आप लाभ के आधार पर तुलना करें तो आप ही वह है जिसका साहिल के साथ सबसे कम संपर्क है और सबसे कम लाभ है। हाय हाँ, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। ठीक है, मेरा मूड अच्छा है। अनन्या ने मुस्कुराया। इस समय उसने देखा कि खुशी का चेहरा लटक गया तो उसने पूछा, तीसरी दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मुझ पर ध्यान मत दो, मेरा दिमाग उछल रहा है। अनन्या कमरे में साहिल ने अंजलि मेहता के पीछे की सुनहरी सुई को धीरे धीरे बाहर निकाला। थोरियम हो गया। कपूर आंटी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? साहिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे तक पारदर्शी हो गया है। यह एहसास पहली बार से भी बेहतर है। साहिल ने मुस्कुराते हुए समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी सामान्य हो गई है और एक महिला का मासिक धर्म विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। आपको इतने लंबे समय तक मासिक धर्म नहीं हुआ और आपके शरीर में बहुत सारे विषाक्त पदार्थ जमा हो गए हैं, और इस बार मासिक धर्म होने से आप बहुत सारे विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पा सकती हैं और आप स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट महसूस करेंगी। कपूर आंटी, आपकी आत्मा भविष्य में और अधिक ऊर्जावान होगी। अंजलि मेहता ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाई और साहिल को देखा। उसने उसे इशारा किया, साहिल बैठो। साहिल ने अपने हाथ में सुनहरी सुई को एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे में रखा और फिर अंजलि मेहता के पास आया। क्या बात है? अंजलि मेहता के मुंह पर एक सौम्य मुस्कान थी और उसने धीरे से साहिल का हाथ पकड़ा। साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें घर लाए कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने परिवार की कितनी मदद की। समूह के मामले, तुम्हारी 4 बहनों की कठिनाइयां और मेरी बीमारी, सब तुम्हारी वजह से। हाय, मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। मैं तुम्हें घर इसलिए लाई थी क्योंकि मैं तुम्हारा बदला चुकाना चाहती थी।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि न केवल मैं तुम्हारा बदला नहीं चुका सकी बल्कि तुम्हारा इतना सारा प्यार भी उधार ले लिया। तुम बताओ, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ गई। पूर आंटी इसे कैसे चुका सकती है? फूल मांगना एक। ये सुनकर साहिल हल्के से मुस्कुराया। कपूर आंटी, यह अभी भी मेरे पूरे जीवन तक बढ़ रहा है। आप और मेरी 4 दीदी इसे धीरे धीरे चुकाएं। मुझे जल्दी नहीं है। हम अंजलि मेहता चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि साहिल ने क्या कहा। साहिल ने क्या सोचा? क्या उनके पास इसे चुकाने का कोई तरीका है? साहिल, तुम्हें कुछ चाहिए? अगर है तो बस कहो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। अंजलि मेहता ने गंभीरता से कहा। बेशक मुझे कुछ चाहिए। साहिल ने अंजलि मेहता को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। मैं जो चाहता हूं वह है इस घर में हमेशा रहना। मैं जो चाहता हूं वह है कपूर आंटी की 4 दीदी के साथ हमेशा रहना। कपूर आंटी, आपको पता है, मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मैंने सोचा था कि मैं अनाथ हूं और मेरा कभी घर नहीं होगा। लेकिन आपकी उपस्थिति ने मुझे फिर से आशा दी। इसने मुझे परिवार की आशा दी। ईमानदारी से कहूं तो शुरुआत में इस घर में आने पर मेरे मन में बहुत विरोधाभास था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। आप मुंबई के शीर्ष कुलीन हैं और मैं सिर्फ एक साधारण गरीब लड़का हूं। मैंने शुरू में इस घर में सिर्फ कुछ दिन रहने की योजना बनाई थी। जब आप निश्चिंत हो जाएं तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। आप और 4 दीदी वाकई मुझे परिवार की तरह मानते हैं और ये परिवार मुझे फिर से परिवार की गर्माहट महसूस कराता है। मैं जाना नहीं चाहता। मैं एक पल के लिए भी नहीं जाना चाहता। कपूर आंटी, अब मैं आपसे इसने अनुरोध करता हूं कि मुझे यहां हमेशा रहने दें। साहिल के दिल से निकले शब्दों को सुनकर अंजलि मेहता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह नहीं की। उसने अपनी बाहें फैलाई और साहिल का सिर गले लगाया। मूर्ख बच्चा, मेरा अच्छा बेटा, तुम्हें अनुरोध करने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण तुम इस परिवार में आए तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनना तय था। तुम जैसा बेटा होना कपूर आंटी का महान पुण्य है जिसने तुम्हें बदले में लाया। कपूर आंटी तुम्हें कभी जाने नहीं देगी, ना ही तुम्हें जाने की अनुमति देगी, समझे? मम्मी, तो अगर मैं कोई गलती कर दूं, बड़ी गलती कर दूं, तो क्या आप मुझे निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं, अंजलि मेहता ने धीरे से कहा। भले ही तुम आकाश को छेद दो, कपूर आंटी तुम्हें नहीं निकालेगी। मैं इसका सामना करूंगी और तुम्हारी 4 बड़ी दीदी भी तुम्हारे साथ इसका सामना करेंगी। अंजलि मेहता के शब्दों को सुनकर साहिल ने राहत की सांस ली। उसने ये शब्द कहे, यह अंजलि मेहता के लिए पहले से छोड़ी गई इंजीनियरिंग तैयारी थी। अध्याय 123 कार में दूसरी बहन के साथ सच्चे जज्बातों का खुलासा। यदि एक दिन कुछ हुआ तो अंजलि मेहता को ज्यादा चोट नहीं लगेगी। आदित्य शर्मा अंजलि मेहता के वादे को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी चिंता थी। धड़ाम धड़ाम, मां साहिल, क्या हम अंदर आ सकते हैं? इस समय नैना गुप्ता की आवाज दरवाजे से आई। कपूर आंटी, यह बड़ी दी और दूसरी दी है जो वापस आई हैं। अंजलि मेहता ने छोड़ा। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जा और अपनी बड़ी दी को बता कि वह कुछ अच्छा खाना और शराब तैयार करें और हम शाम को परिवार के साथ उत्सव मनाएं। हाँ ठीक है कपूर आंटी, इस बार कपड़े बदलना मत भूलना। आदित्य शर्मा ने 10 दिन तक याद दिलाया और दरवाजे की ओर चला गया। कमाल है, आदित्य शर्मा को फिर से लजाते हुए देखा। दांत पीस लिए, यह निराशाजनक है। और इस बार अंजलि मेहता ज्यादा शर्मीली नहीं थी बल्कि थोड़ी नाराज थी। अध्याय 123 दूसरी दी के साथ कार में सच्ची भावनाएं प्रकट हुई। साहिल, माँ अब कैसी है? राधिका सिंह ने आगे बढ़कर सवाल पूछा। उसके चेहरे पर तत्काल चिंता थी। दोनों की चिंतित नजरें देखकर आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दी, दूसरी दी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कपूर आंटी की हालत अच्छी है। इस बार की एक्यूपंक्चर का प्रभाव पिछले बार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि 3 बार में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। सचमुच? नैना गुप्ता खुशी से चाहक उठी। उसने आदित्य शर्मा के हाथ पकड़ लिए। उसने उत्साह से कहा, साहिल, अगर तुम माँ की बीमारी ठीक कर सकते हो तो तुम वाकई हमारे परिवार के लिए एक रक्षक हो। हाँ बड़ी दी, तुमने फिर से कुछ औपचारिक बात कह दी। राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, साहिल हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे परिवार के बीच कोई रक्षक की बात नहीं होती। अगर हमें कहना ही पड़ा कि साहिल हमारा रक्षक है तो वह 5 साल की उम्र में ही हमारा रक्षक था। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी दी सही कह रही हैं। बड़ी दी, अगर तुम इस तरह देखोगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरा कुछ और मतलब नहीं था। साहिल, गलत मत समझना। नैना गुप्ता की खूबसूरत आंखों में पानी चमक रहा था। मां को बीमारी ने 20 साल तक सताया है। अब वह आखिरकार ठीक हो रही हैं। 2-4 घंटे 7 दिन, मुझे सचमुच नहीं पता कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। नैना गुप्ता अपने परिवार की बहुत परवाह करती थी। खासकर अंजलि मेहता के प्रति वह बहुत समर्पित थी। जब से वह समझदार हुई उसने एक दिन भी अंजलि मेहता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं छोड़ी।
अब अंजलि मेहता की बीमारी के ठीक होने की उम्मीद थी। नैना गुप्ता का दिल आखिरकार शांत हुआ। अत्यधिक उत्साह में नैना गुप्ता की आंखों से आंसू छलक पड़े। बड़ी दी, माँ के ठीक होने की खुशी है, तुम फिर भी क्यों रो रही हो? यह मेरी दी है, तुम्हारे रोने से मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा है। राधिका सिंह, रिया वर्मा और तान्या शर्मा नैना गुप्ता के पास गई। चारों बहनें एक दूसरे को कसकर गले लगाकर खुशी से रोने लगी। आदित्य शर्मा ने इस दृश्य को देखा। उसकी नाक भी थोड़ी गीली हो गई। उसे अपने माता पिता की याद आई। अगर उस समय उसके पास सिस्टम होता तो शायद वह अपने माता पिता की दुर्घटना को रोक सकता था। ये सोचकर आदित्य शर्मा का मूड थोड़ा भारी हो गया। उसने जल्दी से अपने मन को समायोजित किया। बड़ी दी, तुम यहाँ क्यों आए? कपूर आंटी के ठीक होने की खुशी में उत्सव मनाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे व्यक्त करना है। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। कपूर आंटी ने मुझे अभी बताया, तुम और आंटी शांति को एक शानदार खाने और शराब की मेज तैयार करने को कहो। शाम को हमारा परिवार खुशी से पीकर उत्सव मनाएगा। आदित्य शर्मा की बात सुनकर नैना गुप्ता ने 3 बहनों को छोड़ा। आंसू पोंछे माँ ने ऐसा कहा तो अच्छा है, हम शानदार तरीके से उत्सव मनाएंगे। नैना गुप्ता मुस्कुराए और रिया वर्मा और तान्या शर्मा की ओर देखा। तुम दोनों मेरे साथ चलो, आज का रात्रि भोज हम आंटी शांति के साथ मिलकर तैयार करेंगे। ठीक है, रिया वर्मा और तान्या शर्मा ने सहजता से सहमति दी। अगला नैना गुप्ता ने फिर से राधिका सिंह की ओर देखा। प्रिया, तुम और साहिल एक केक लेने जाओ। आज से हम इस दिन को एक स्मृति दिवस के रूप में मानेंगे। हम हर साल इसे मनाएंगे। साथ ही मैं माँ को और दर्द ना होने की कामना करती हूँ। हमेशा युवा और सुंदर रहें। यह एक अच्छा विचार है, राधिका सिंह ने खुशी से कहा। अब से ये दिन हमारे कपूर परिवार का एक अनूठा पुनर्मिलन दिवस बन जाएगा। ये हमारी पीढ़ी से शुरू होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। हाँ, दूसरी दी वाकई एक विद्वान है, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी दी के इस तरह के विचार से तुरंत एक पारंपरिक परिवार का आकर्षण आ जाता है। मैं दोनों हाथों से सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ, रिया वर्मा ने उत्साह से हाथ उठाया। हाँ, मैं कई दिनों तक स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। बेशक, मैं विरोध नहीं करूँगी। मैं सहमत हूँ, तान्या शर्मा ने भी हाथ उठाया। तुम वाकई एक खाने की शौकीन हो। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए तान्या शर्मा के माथे पर थपथपाया। फिर कहा कि यह सब तय हो गया, तो जाओ तैयार हो जाओ, समय कम है, काम भारी है सभी लोग। ठीक है, नैना गुप्ता ने रिया वर्मा और तान्या शर्मा को रसोई में ले लिया और आंटी शांति के साथ एक बड़ा भोजन तैयार किया। आदित्य शर्मा और राधिका सिंह सीधे केक की दुकान की ओर चले गए। वास्तव में कपूर मैंशन से कुछ किलोमीटर दूर एक केक की दुकान थी। इसे ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन राधिका सिंह को लगा कि इस केक के लिए कुछ खास करना है। इसे अपनी दुकान में बनाना सुविधाजनक होगा, इसलिए वे मरीन ड्राइव पर कपूर एंटरप्राइजेस के तहत स्वीट सिम्फनी बेकरी में ऑर्डर देने गए। रास्ते में आदित्य शर्मा कार चला रहा था और राधिका सिंह सहचालक की सीट पर बैठी थी। दोनों का मूड अच्छा था। खासकर राधिका सिंह हमेशा मुस्कुरा रही थी और हमेशा आदित्य शर्मा की ओर देख रही थी। दूसरी दी, तुम मुझे हमेशा क्यों देख रही हो? मेरे चेहरे पर कुछ है? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, तुमने सचमुच सही कहा, तुम्हारे चेहरे पर वाकई कुछ है। राधिका सिंह ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाए और मुस्कुराए। अरे सचमुच? आदित्य शर्मा ने अनजाने में अपने चेहरे को छुआ। क्या बात है, थोड़ा सा हैंडसम, थोड़ा सा प्यारा, थोड़ा सा आकर्षक। राधिका सिंह ने मुस्कुराया। यो आदित्य शर्मा ने अपनी भौहें उठाई। दूसरी दी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी देसी रोमांटिक बातें कर सकती हो। इसे देसी रोमांटिक बात कहते हैं। राधिका सिंह ने सिर हिलाया। मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कंपनी में कुछ कर्मचारियों ने पहले इस मजाक का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने अनजाने में इसे याद कर लिया। कहा कि यह मेरे मौजूदा मूड के साथ काफी मेल खाता है। सचमुच? आदित्य शर्मा ने इंतजार किया और मुस्कुराया और अचानक पूछा। दूसरी दी, अब कितने बजे हैं? राधिका सिंह ने अपनी घड़ी देखी। अब 5:43 है। तुम चिंता कर रहे हो कि केक ऑर्डर करने में ज्यादा समय लगेगा। क्या देर हो जाएगी? चिंता मत करो, हमारा अपना व्यवसाय है, ये निश्चित रूप से हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब है अब हमारी खुशी की शुरुआत है। आदित्य शर्मा ने दांत दिखाए। अरे! राधिका सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके बाद उसके चेहरे पर गुलाबी रंग छा गया। क्या ये भी एक रोमांटिक बात है? आदित्य शर्मा मुस्कुराया, आगे बोला। दूसरी दी, क्या तुम थक गई हो? थकी नहीं हूं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम कई दिनों से मेरे दिमाग में दौड़ रही हो। थक कैसे नहीं सकती? अरे! राधिका सिंह फिर से स्तब्ध रह गई। तुरंत मुस्कुराए। छोटे भाई, तुम्हारे पास बहुत सारी रोमांटिक बातें हैं। बता, कितनी लड़कियों को इन तरीकों से छेड़ा है? हाँ, अगर इस तरीके से लड़कियों को छेड़ा जाए तो शायद दूसरी बातचीत तक ही खत्म हो जाए। कहने के बाद उसने मुस्कुराया। क्यों?
राधिका सिंह ने अपनी भें उठाई। मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है क्योंकि दूसरी दी ने इन युवाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है और थोड़ी देर में नया तरीका आ जाता है। देसी रोमांटिक बातें पुरानी हो चुकी हैं, आदित्य शर्मा ने समझाया। पुरानी हो चुकी? राधिका सिंह ने कहा। क्या मतलब? मैं समय के साथ नहीं चल पा रही हूँ। अरे मुझे भी देसी रोमांटिक बातों ने प्रभावित किया है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आदित्य शर्मा ने सिर घुमाया और राधिका सिंह को स्नेह से देखा। मुझे लगता है कि दो लोगों के बीच संबंधों में किसी रणनीति या चाल की जरूरत नहीं होती। जब तक दूसरा व्यक्ति है, भले ही पुरानी देसी रोमांटिक बातें हो, तब भी चिंगारी पैदा हो सकती है। क्या मैं सही हूँ? दूसरी दी। आदित्य शर्मा ने अचानक राधिका सिंह पर स्नेह का हमला किया। राधिका सिंह इसके लिए तैयार नहीं थी। वह लंबे समय तक स्तब्ध रही, फिर शर्माते हुए बोली, तुम चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हो क्या? मैं बड़ी दी और रिया को छेड़ नहीं सका तो तुम मेरे पास आए। हाय एमपीएच, मैं इतनी आसानी से नहीं छेड़ी जा सकती। हाँ, दूसरी दी मजाक कर रही हैं। अगर तुम खुल नहीं हुई तो मैं कैसे अंदर आऊंगा? तुम्हारी रक्षा बड़ी दी और रिया से भी मजबूत है। बोलते हुए आदित्य शर्मा ने हाथ उठाया और राधिका सिंह का हाथ पकड़ लिया। दूसरी दी, धन्यवाद। तुम्हारे समर्थन और मदद के बिना मुझे नहीं पता कि मैं इस घर में कैसे रह पाता। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा के हाथ को देखा और उसके हाथ की गर्मी को महसूस किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा और भी शर्म से लाल हो गया। साहिल, ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने इस घर को रंगीन बनाया और तुमने मेरी माँ की बीमारी ठीक की। यह मेरे लिए वाकई एक अनमोल उपकार है, राधिका सिंह ने नरमी से कहा। आदित्य शर्मा ने सिर घुमाया और राधिका सिंह के चेहरे को देखा जो फल की तरह चमक रहा था। उसका दिल हजार घोड़ों की तरह दौड़ रहा था और अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया, कार को सड़क के किनारे खड़ा किया। यहाँ आ गए, राधिका सिंह ने हैरानी से कहा। उसके बोलने के तुरंत बाद आदित्य शर्मा उसकी ओर झुका और उनकी नाकें केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थी। इतनी नज़दीकी दूरी पर वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। राधिका सिंह ने इतने करीब से आदित्य शर्मा को देखा और अनजाने में पीछे हट गई, लेकिन वह पहले से ही कार की सीट पर टिकी हुई थी। चाहे जितना छिपे, वह ज्यादा दूरी नहीं बना सकती थी। साहिल, तुम क्या कर रहे हो? ये कार में है, मजाक मत करो, राधिका सिंह ने लजाते हुए लाल चेहरे के साथ कहा। उसकी पतली पलकें कांप रही थी। बहुत ही आकर्षक। आदित्य शर्मा के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। कार में होना बेहतर है, ये बहुत निजी है। दूसरी दी, पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे बड़ी दी रिया को मनाने में मदद कर रही थी, लेकिन तुमने खुद को नजरअंदाज कर दिया और मैं भी तुम्हारा ख्याल रखना भूल गया। अब मैं इसे पूरा करूंगा। दूसरी दी, मना मत करना। बोलते हुए आदित्य शर्मा राधिका सिंह के और करीब आया। राधिका सिंह की खूबसूरत आंखें अचानक खुल गई। उसका शरीर अकड़ गया, लेकिन केवल एक पल के लिए। अगले ही सेकंड उसकी खूबसूरत आंखें बंद हो गई और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। अध्याय 124। साहिल, तुम इस परिवार का आधार हो। लंबे समय बाद कार का माहौल सामान्य हुआ। आदित्य शर्मा ड्राइवर की सीट पर वापस बैठ गया और राधिका सिंह को देखा जिसका चेहरा लाल हो रहा था और वह मुस्कुराया। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा के चेहरे के भाव देखे। उसने गुस्से में कहा, छोटे भाई, तुम्हें बस फायदा उठाना आता है। क्या यह मेरा बदला चुकाना है? ये तो बस मुझे छेड़ना है। हाय, मेरी नज़र में छेड़ना और बदला चुकाना एक ही बात है। आदित्य शर्मा ने गर्व से अपनी भें उठाई। दूसरी दी, तुम्हारा शर्मीला अंदाज बहुत प्यारा है। तुम अभी भी कह रहे हो? राधिका सिंह ने अपने गाल फुलाए। अगर तुम फिर से बोले तो मैं सचमुच तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आदित्य शर्मा ने असहाय होकर मुस्कुराया। मुझे सचमुच लगता है कि इस समय मैं दूसरी दी के साथ अच्छी बातचीत नहीं कर पाया। इसे तुम बातचीत कहते हो? राधिका सिंह ने मुंह बनाया। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से कार चलाओ, मुझे सचमुच केक बनवाना है। ठीक है, थोड़ा समय हो गया, अब लगभग 6:30 बजे हैं और अगर देर हुई तो हम रात के खाने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। आदित्य शर्मा समय बर्बाद नहीं कर रहा था। उसने फिर से कार को सड़क पर चलाया। वैसे दूसरी दी, तुमने मुझे फोन करके क्या बात करनी थी? आदित्य शर्मा को अचानक राधिका सिंह के दोपहर के फोन का मतलब याद आया। ऐसा लग रहा था कि वह उससे कुछ कहना चाहती थी। ओह कुछ नहीं, मैं दोपहर में अपनी दी के साथ थी। मैंने उनकी मदद की थी विहार इनक्लेव में नंबर 68 की जमीन से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करने में। मुझे लगा कि एक प्रक्रिया कम थी। मैंने तुम्हें फोन करके पूछा था। बाद में बड़ी दी ने कहा कि प्रक्रियाएं सही थी। तुम बहुत कुछ जानते हो। मुझे रियल एस्टेट के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए गलती हो गई, राधिका सिंह ने शांति से जवाब दिया। अगर आदित्य शर्मा कार नहीं चला रहा होता और राधिका सिंह की आंखें देख पाता तो उसे शक हो जाता।
लेकिन उसका ध्यान सड़क पर था और उसने राधिका सिंह की अजीब आंखों को नहीं देखा और इसे दिल पर नहीं लिया। ओह ऐसा है, चिंता मत करो, जमीन की प्रक्रियाएं पूरी हैं, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। जमीन की प्रक्रियाओं के लिए उसे बहुत भरोसा था। आखिरकार यह सिस्टम द्वारा दी गई थी, इसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ, सब कुछ संभाल लिया गया है, चिंता मत करो। राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराया, फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल गया। वास्तव में राधिका सिंह ने आज आदित्य शर्मा को फोन करने का मकसद, वह नैना गुप्ता को कुछ बताना चाहती थी। फोन करने से पहले प्रिया बहुत देर तक उलझन में थी। जब उसने आखिरकार मन बना लिया और फोन किया तो आदित्य शर्मा ने उसे अंजलि मेहता की बात बताई। उस समय प्रिया सोच रही थी या ये भगवान की इच्छा थी जो उसे रोक रही थी। अगर उसने कुछ कहा तो वाकई इसके अपरिमित परिणाम हो सकते थे। अगर इस घटना के कारण कपूर परिवार में कोई समस्या हुई तो जमीन वाकई पापिन बन गई होती। ठीक है, क्योंकि उसने उस समय कुछ नहीं कहा तो इसके बाद भी कुछ नहीं कहेगी। साहिल, दूसरी दी को दोष मत देना, दूसरी दी भी बहुत उलझन में है। तुम और बड़ी दी भविष्य में कहाँ तक जा सकते हो ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। शायद बड़ी दी का दांव सही है। अगर तुम्हारे प्यार का प्रतीक है तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से होगा, अगर नहीं तो शायद वाकई कोई नसीब नहीं है। राधिका सिंह ने हल्की सी आह भरी। उसका चेहरा और भी उदास हो गया। कार तेजी से दौड़ रही थी और ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दोनों स्वीट सिम्फनी बेकरी पहुंच गए। राधिका सिंह ने पेस्ट्री शेफ को अपने विचार बताए और फिर 7-8 पेस्ट्री शेफ ने काम शुरू किया। 40 मिनट से भी कम समय में एक अनूठा केक तैयार हो गया। इस केक का आकार एक महल जैसा था। इसमें कुल 6 मंजिलें थी और यह कपूर मैंशन की तरह बहुत समान था। प्रत्येक मंजिल का रंग अलग था। ध्यान से देखने पर यह रंग लोगों के चेहरों को दर्शाते थे। आदित्य शर्मा ने केक के महल को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, दूसरी दी, इसका कोई विशेष अर्थ है? बिल्कुल, ये हमारा घर है। इस केक में क्या है? राधिका सिंह ने मुस्कुराया। ओह, आदित्य शर्मा ने अपनी भौहें उठाई। तो ये सबसे चमकीली मंजिल किसका प्रतिनिधित्व करती है? माँ, राधिका सिंह ने जवाब दिया। माँ हमारे परिवार की रक्षा करती हैं। वह ऊपर से हमें हवा और बारिश से बचाती हैं और हम नीचे से उन्हें प्रेरणा देते हैं। माँ ने एक बार कहा था कि हम उनके जीने की प्रेरणा हैं और हमारे होने से उनका जीवन सार्थक है। मैंने माँ के लिए सूरज का रंग चुना। इसका मतलब है कि वह सूरज की तरह हैं जो हम सभी के दिलों को गर्म करती हैं। ये सुनकर आदित्य शर्मा बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी दी, यह बहुत अच्छा अर्थ है। दूसरी मंजिल बड़ी दी की है। हाँ, राधिका सिंह ने सिर हिलाया। बड़ी दी वह परिवार में सबसे मेहनती हैं और सबसे ज्यादा योगदान देती हैं। वह अतीत और भविष्य को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मैंने बड़ी दी के लिए चटक लाल रंग चुना। इसका मतलब है कि बड़ी दी घर में है। लाल रंग सभी रंगों में सबसे मजबूत है, जो माँ के मासूम दिल के लिए है, जो बड़ी दी के अनुरूप है। ठीक है, ये बहुत सटीक है। आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह को अंगूठा दिखाया तो तीसरी मंजिल दूसरी दी है। नीला, इसका क्या मतलब है? राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराया। इसका कोई विशेष मतलब नहीं, मुझे नीला रंग पसंद है, समुद्र का नीला नहीं। आदित्य शर्मा ने अपने हाथ उठाए। दूसरी दी कपूर आंटी और बड़ी दी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। नीला रंग कोमलता का प्रतीक है। दूसरी दी इस कोमलता का उपयोग करके परिवार को मजबूती से जोड़ती हैं। जैसे तीसरी मंजिल की स्थिति। अगर तीसरी मंजिल में कोई समस्या है तो ऊपर और नीचे दोनों को खतरा है। इसके अलावा नीला रंग समुद्र का भी प्रतीक है। ये दूसरी दी के मन की तरह है। असीम और केवल दूसरी दी का मन ही हम में से प्रत्येक को समेट सकता है। आदित्य शर्मा की तारीफ सुनकर राधिका सिंह का चेहरा लाल हो गया। मैं इतनी महान कैसे हो सकती हूँ? महान, आदित्य शर्मा ने गंभीरता से कहा। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा के चेहरे के भाव देखे और उसका दिल गर्म हो गया। साहिल, तुम्हारी इन बातों से दूसरी दी का अतिरिक्त प्रयास सार्थक हो गया। चलो देखते हैं। राधिका सिंह ने चौथी और पांचवी मंजिल की ओर इशारा किया। खुशी पीला रंग है, साधारण और दयालु। एक दयालु दिल पूरे परिवार को प्रभावित करता है। वास्तव में खुशी माँ की सबसे ज्यादा तरह है। वह एक छोटे सूरज की तरह है जो धीरे धीरे हम में से प्रत्येक में उगता है, लेकिन कभी नहीं डूबता। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। सही कहा। हर बार जब मैं तीसरी दी के साथ होता हूँ मुझे गर्मी महसूस होती है। छोटा सूरज, यह इसका हकदार है। हाँ, अगर खुशी को ये बात पता चली तो वह खुशी से पागल हो जाएगी। राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराया। बेशक तुम्हें यह बातें नीचे जाने से बचाना होगा, वरना नीचे वाला जलन करेगा। राधिका सिंह ने पांचवी मंजिल को देखा और धीरे से सिर हिलाया। रिया बैंगनी है, जीवन से भरी, उत्साह से भरी। उसे ज्यादातर समय अविश्वसनीय ना देखें, लेकिन अक्सर महत्वपूर्ण समय पर रिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है।
उसके ना झुकने वाले स्वभाव को उदाहरण के लिए लें, उसे किसी भी कठिनाई से गिराना मुश्किल है। रिया हमारे लिए एक हृदय प्रेरक की तरह है, उसके होने से हमें किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसका गहरा एहसास है। चौथी दी क्रूर है, लेकिन वह कपूर आंटी की भी बराबरी करती है। अरे, राधिका सिंह हैरान रह गई। क्या हुआ? आदित्य शर्मा ने बताया कि कैसे रिया और उसने उच्च स्तर पर गेम खेला। उसने राधिका सिंह को संक्षेप में बताया। सुनने के बाद राधिका सिंह ने कड़वी हंसी हंसी। ये रिया कुछ भी करने की हिम्मत करती है। हाँ, लेकिन यही चौथी दी का आकर्षण भी है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कपूर परिवार की 4 बहनें और कपूर आंटी वाकई में अपनी अलग अलग विशेषताएं रखती हैं। हालांकि उनके कुछ छोटे मोटे दोष भी हैं, लेकिन यह उनके आकर्षण को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि वे एक दूसरे को पूरक करती हैं और एक साथ मिलकर। बस नहीं, यह असली परिवार है। आदित्य शर्मा ने दिल से आह भरी। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को देखा और मुस्कुराए। नहीं, अभी नहीं, आखिरी मंजिल के साथ हम एक असली परिवार हैं। बोलते हुए राधिका सिंह ने केक की आखिरी मंजिल की ओर इशारा किया। यह आखिरी मंजिल सबसे बड़ी थी और इसमें सबसे ज्यादा रंग थे, जिसमें बाकी 5 मंजिलों के रंग भी शामिल थे। साहिल, तुम आखिरी मंजिल हो। मैंने तुम्हें हम 5 के रंग क्यों दिए? क्योंकि तुम परिवार का आधार हो। केवल तुम्हारे कंधे ही हमारे परिवार को संभाल सकते हैं, तुम्हारे बिना ये महल हवा में महल है और हवा के झोंके से ढह जाएगा। बेशक तुम अकेले नहीं हो। माँ, बड़ी दी, मैं, खुशी और रिया सभी तुम्हारा समर्थन और सहारा होंगी। राधिका सिंह की बातें सुनकर आदित्य शर्मा बहुत प्रेरित हुआ। दूसरी दी, तुम मुझे बहुत महान समझती हो, मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ। साहिल, अपने आप को कम मत समझो। राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अभी तुम जो कर रहे हो उसकी बात नहीं करते। बस तुमने 5 साल की उम्र में जो किया वह तुम्हारी महत्वपूर्णता को दिखाने के लिए काफी है। अगर तुमने मेरी मां को नहीं बचाया होता तो अब कपूर परिवार कहाँ होता? साहिल, तुम निश्चित रूप से यह कर सकते हो। आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह की सच्ची आंखों को देखा। उसे राधिका सिंह की बातों का गहरा मतलब समझ आया और कुछ सेकंड सोचने के बाद आदित्य शर्मा ने दांत भी। दूसरी दी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हाँ, राधिका सिंह ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। ठीक है, अब हमें घर जाने का समय है। परिवार हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद आदित्य शर्मा और राधिका सिंह घर लौट आए। दरवाजा खोलते ही आदित्य शर्मा और राधिका सिंह दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि अंजलि मेहता और नैना गुप्ता, रिया वर्मा और तान्या शर्मा सभी अत्यंत सुंदर थी, जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सराएं मेहमानों के बीच बैठी थी। आदित्य शर्मा ने दिल से आह भरी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक अप्सरा को देखना बहुत सम्मान की बात है, लेकिन मैंने 5 देखी, मैं बहुत खुश हूँ। अध्याय 125 ड्रेस बदले आदित्य शर्मा हैरान। शानदार लिविंग रूम में चमकदार रोशनी, 4 अप्सराएं अपनी स्कर्ट लहरा रही थी, अपनी खूबसूरत अप्सराओं का प्रदर्शन कर रही थी। ये दृश्य वाकई याची अप्सरा की तरह था। चेहरों पर आ रही कुलीन स्वर्गीय आत्मा। आदित्य शर्मा और राधिका सिंह जो अभी अभी दरवाजे में घुसे थे थोड़ा भ्रमित हो गए। लंबे समय तक स्तब्ध रहने के बाद आदित्य शर्मा ने कड़वी हंसी हंसी। दूसरी दी, क्या हम गलत घर में आ गए? ये सुनकर राधिका सिंह ने भी कड़वी हंसी हंसी। उसने कुलीन कबड्डों में परिवार के सदस्यों को देखा और आश्चर्य से कहा, माँ बड़ी दी, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी हाई एंड कॉकटेल पार्टी में जा रहे हैं? हाय हाय, मैं बस कॉकटेल पार्टी में शामिल होना चाहती थी। हालांकि यह हमारी अपनी कॉकटेल पार्टी थी। तान्या शर्मा आगे आए। उसने अपनी स्कर्ट लहराए और आदित्य शर्मा और राधिका सिंह के सामने घूम गई। साहिल, दूसरी दी, मैं कैसी दिख रही हूँ? आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को जो शालीनता से हिल रही थी देखा, सिर हिलाया और मुस्कुराया। सुंदर चौथी दी, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुम चंद्रमा के महल में चांद से ज्यादा सुंदर हो। आदित्य शर्मा की तारीफ सुनकर तान्या शर्मा बहुत खुश हुई। हाँ, मैं इस मूल्यांकन से बहुत संतुष्ट हूँ। तो मैं कैसी हूँ? रिया वर्मा आगे आए और आदित्य शर्मा के सामने घूम गई। चौथी दी चांदे के बराबर है और तीसरी दी की सुंदरता जिक्सिया अप्सरा के बराबर है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। जिक्सिया अप्सरा? रिया वर्मा ने बुदबुदाया, फिर हंसी। मुझे ये पसंद है। तो बड़ी दी और माँ का क्या? रिया वर्मा ने पूछा। ठीक है, क्या तुम दोनों पूरे परिवार को पवित्र करना चाहते हो? अंजलि मेहता मुस्कुराते हुए आगे आई। साहिल, प्रिया, तुम भी अपने कपड़े बदल लो, क्योंकि हम इस दिन को एक महत्वपूर्ण वर्षगांठ के रूप में मानना चाहते हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये तुम्हारी बड़ी दी का प्रस्ताव था। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमें और औपचारिक कपड़े पहनने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम एक अच्छी यादगार बना सकें। लेकिन रिया ने सीधे अपनी संजोई हुई इवनिंग ड्रेस पहन ली। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यह काफी उपयुक्त है।
इसलिए मैंने माँ से भी बदलने को कहा। आप लोग क्या सोचते हैं? प्रभाव अच्छा है ना? राधिका सिंह ने कड़वी हंसी के साथ कहा, प्रभाव अच्छा है लेकिन लागत थोड़ी ज्यादा है। कपूर परिवार की 4 बहनें एक साथ कॉकटेल पार्टी में नहीं गई हैं। अगर यह बाहर के लोगों को पता चला तो शायद वे ईर्ष्या और जलन करेंगे। साहिल तुम कहो ना, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। दूसरी दी, मुझे पता है कि यह मेरा सम्मान है। तुम्हें मुझे बार बार नहीं बताना है। पता है तो अच्छा है। राधिका सिंह ने अपनी भें उठाई। मुझे लगता है कि माँ और बड़ी दी ने इवनिंग ड्रेस पहनने के लिए सहमति दी। इसमें तुम्हारा भी योगदान है ना? माँ बड़ी दी, शायद राधिका सिंह के दिमाग में यह बात थी। अंजलि मेहता और नैना गुप्ता दोनों के चेहरों पर लाली छा गई। तुम चतुर हो। ठीक है। अंजलि मेहता ने अपनी उंगली उठाई और राधिका सिंह के माथे पर हल्के से थपथपाया, जाओ और अपने कपड़े बदल लो। थोड़ी देर में खाना और शराब ठंडी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी बदलती हूँ। राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए सिर घुमाया और आदित्य शर्मा को देखा। साहिल क्या तुम मेरे साथ बदलना चाहोगे? हम आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर कड़वी हंसी हंसी दूसरी दी। ये ठीक नहीं है। इसमें क्या गलत है? इवनिंग ड्रेस बहुत शालीन होती है। मुझे मदद की जरूरत है। राधिका सिंह ने अपनी आंखें झपकाई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चालाकी की चमक थी। राधिका सिंह की आंखें देखकर आदित्य शर्मा समझ गया कि राधिका सिंह उसका बदला ले रही थी क्योंकि उसने अभी उसका फायदा उठाया था। दूसरी दी, साहिल को छेड़ना बंद करो। साहिल को भी अपने कपड़े बदलने हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ बदलूंगी। तान्या शर्मा राधिका सिंह के पास आए। उसका हाथ थामा और ऊपर की ओर चली गई। राधिका सिंह वाकई आदित्य शर्मा के साथ मजाक कर रही थी। जब उसने देखा कि तान्या शर्मा आदित्य शर्मा की मदद कर रही है तो उसने और जोर नहीं दिया। दोनों के ऊपर जाने के बाद रिया वर्मा ने पूछा, साहिल तुम कौन से कपड़े पहन रहे हो? अरे, नैना गुप्ता ने गुस्से में कहा, यह मेरी गलती है। साहिल इतने समय से यहाँ है और मैंने उसके लिए एक भी अच्छा कपड़ा नहीं खरीदा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी पिनिकल प्लाजा के लोगों को फोन करती हूँ और उनसे कुछ कपड़े लाने को कहती हूँ। साहिल तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे नाप लूंगी। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दी जरूरत नहीं, मेरे पास कपड़े हैं। कपूर आंटी ने मेरे साथ खरीदे थे। हाँ, साहिल और मैं एक बार पिनिकल प्लाजा गए थे। मुझे याद है हमने एक सफ़ेद एलीट काउचर सूट खरीदा था, है ना? अंजलि मेहता ने सोचा, हाँ मैंने कई मिलियन खर्च किए थे एक अनूठा पीस खरीदने के लिए। आदित्य शर्मा ने अपना सिर खुजलाया। उस ड्रेस के बारे में सोचकर आदित्य शर्मा को बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का नहीं था कि उसे पैसे की परवाह थी, बल्कि उसे लगता था कि यह बहुत बेकार था। लाखों में कार खरीदो, घर खरीदो, क्या यह अच्छा नहीं है? एल्ट काउचर का अनूठा सूट, क्या ये वही है जो फैशन में प्रदर्शित होगा? नैना गुप्ता ने कहा, ठीक है, यह मुश्किल से मानक तक पहुंचता है। मुश्किल से मानक तक पहुंचता है। आदित्य शर्मा की आंखें तरेर गई और आश्चर्य की चमक दिखी। हाय, वह अभी भी अमीर लोगों की शानदार सोच के आदी नहीं हो पाया था। साहिल तुम आज इस कपड़े से काम चला लो और मैं अगले 2 दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर ढूंढूंगी जो तुम्हारे लिए कुछ व्यक्तिगत कपड़े डिजाइन करेगा। नैना गुप्ता ने मुस्कुराया। यह हल्का बयान ऐसा था जैसे उसने सब्जी बाजार में कुछ सफ़ेद मुर्गियां खरीदी हो। दी जरूरत नहीं, कपूर आंटी ने पहले ही मेरे लिए एक कस्टम सूट बनवाया है। आदित्य शर्मा ने असहाय होकर जवाब दिया, साहिल अपनी बड़ी दी की बात मानो। कपूर आंटी ने जो कपड़े डिज़ाइन करवाए हैं वे तुम रोजाना पहनने के लिए हैं। तुम्हारी बड़ी दी जो डिजाइनर लाएगी वह ज़्यादा उच्च स्तरीय है। अगर भविष्य में कोई महत्वपूर्ण अवसर हो तो तुम वे कपड़े पहन सकते हो। अंजलि मेहता ने मुस्कुराया और उच्च स्तरीय एल्ट काउचर के पेशेवर डिजाइनर, क्या वे उच्च स्तरीय नहीं है? आदित्य शर्मा ने आश्चर्य किया, उसे कपड़ों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। एल्ट काउचर के डिजाइनरों का स्तर भी अच्छा है, लेकिन उनके द्वारा डिजाइन किए गए कपड़े उपभोक्ता उन्मुख होने चाहिए और अवधारणा थोड़ी घिसी पिटी है। मैं जिस डिजाइनर की बात कर रही हूँ वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डिजाइनर है। उनके द्वारा डिजाइन किए गए कपड़े ब्रांड नाम नहीं बेचते बल्कि नाम बेचते हैं जो और उच्च स्तरीय होंगे। नैना गुप्ता ने समझाया, उस सूट की कीमत कितनी होगी? ये महंगा नहीं है। कुछ करोड़। आदित्य शर्मा की आंखें तरेर गई। कुछ करोड़ महंगे नहीं है। ठीक है। आदित्य शर्मा को लगा कि उसके कार्ड में 100 मिलियन थे। वह पहले से ही अमीर था, लेकिन नैना गुप्ता की नज़र में वह 2 कपड़े भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, अब मुझे आखिरकार अपने परिवार की हिम्मत का एहसास हुआ। ये खत्म हो गया। इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था तुम्हारी बड़ी दी पर छोड़ दो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजना रॉय तुम्हारे साथ कपड़े बदलने जाएंगी। अंजलि मेहता ने आगे बढ़कर आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ा। संजना रॉय, मैं खुद बदल सकता हूँ। कपूर आंटी के साथ औपचारिकता क्यों कर रहे हो? मैंने वह सूट तुम्हारे लिए चुना था।
मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारा पहला लुक देखूंगी। चलो। ये देखकर कि अंजलि मेहता ने ऐसा कहा, आदित्य शर्मा मना नहीं कर सका। वह अंजलि मेहता के साथ ऊपर चला गया। कपड़े अंजलि मेहता के कमरे में थे। अंदर जाने के बाद अंजलि मेहता ने अलमारी से सूट निकाला और आदित्य शर्मा के सामने चली गई। चलो साहिल, इसे पहन लो। ठीक है। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। पहले अपनी जैकेट उतारी और फिर अंजलि मेहता की मदद से सफ़ेद सूट पहन लिया। सूट पहनते ही आदित्य शर्मा का पूरा व्यक्तित्व बदल गया और उसका कुलीन स्वभाव पूरी तरह से प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चमक सकता हो। कोई ड्यूक, कोई कुलीन आदित्य शर्मा की तुलना में नहीं ठहर सकता था। आदित्य शर्मा का समग्र स्वभाव उस ऊंचाई तक पहुंच गया था जहां कोई राजा, राजकुमार या कुलीन भी नहीं पहुंच सकता था। अंजलि मेहता आदित्य शर्मा को इस अवस्था में देखकर स्तब्ध रह गई। व्यापार की दुनिया में इतने सालों तक मेहनत करने के बाद अंजलि मेहता ने अनगिनत लोगों से मुलाकात की थी। क्या अच्छा स्वभाव, अच्छी छवि, यहाँ तक कि जन्मजात कुलीन स्वभाव वाले लोग उसने कभी नहीं देखे थे। लेकिन इनमें से कोई भी आदित्य शर्मा की तुलना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि इसके लिए योग्य भी नहीं था। कपूर आंटी कैसा है? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंजलि मेहता कुछ देर तक स्तब्ध रही। फिर वह होश में आए। साहिल, तुम एक देवता हो। अरे! आदित्य शर्मा चौंक गया और मुस्कुराते हुए बोला, इतना अतिशयोक्ति नहीं है ना? इतना अतिशयोक्ति नहीं है। चलो अपनी 4 बहनों को दिखाओ। उनकी टिप्पणियां सुनकर तुम्हें पता चलेगा। अंजलि मेहता के होठ उठे। उसने आदित्य शर्मा की बाह पकड़ी और कमरे से बाहर चली गई। इस समय राधिका सिंह ने भी अपनी इवनिंग ड्रेस बदल ली थी और नीचे जा रही थी। आदित्य शर्मा ने दोनों को देखा और पुकारा, दूसरी दी, चौथी दी। राधिका सिंह और तान्या शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा और स्तब्ध रह गई। स्तब्ध होने के दौरान तान्या शर्मा का पैर हवा में था और बिना ध्यान दिए वह फिसल गई। आदित्य शर्मा की आंखें तेज थी और उसके हाथ तेज। वह एक जोरदार कदम के साथ आगे बढ़ा। उसने तान्या शर्मा की कमर पकड़ ली। दृश्य स्थिर हो गया और ये दृश्य कपूर परिवार की मां और बेटियों को चौंका गया। अध्याय 126 पारिवारिक भोज, सच्चाई बताएं। रेस्तरां में 2 मेजों के लिए एक शानदार रात्रि भोज था। कपूर परिवार के 5 सदस्य और आदित्य शर्मा एक एक करके बैठ गए। परिवार की मुखिया के रूप में अंजलि मेहता को पूर्व की मुख्य सीट पर बैठना था। उनके ऊपरी हाथ पर नैना गुप्ता थी और निचले हाथ पर आदित्य शर्मा। राधिका सिंह और तान्या शर्मा आदित्य शर्मा के सामने थी। रिया वर्मा आदित्य शर्मा के बगल में थी। बैठने के बाद अंजलि मेहता ने रेड वाइन का गिलास उठाया। उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। आदित्य शर्मा और दूसरों की ओर देखते हुए, आज एक खुशी का दिन है। कई सालों से मुझे सता रही बीमारी को आखिरकार ठीक होने की उम्मीद है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। बीमारी से मुक्ति पाने के अलावा मुझे और भी खुशी है कि तुम्हें अब विचलित नहीं होना पड़ेगा। और यह सब साहिल और लाई का श्रेय है। आइए अपने गिलास उठाएं और साहिल का धन्यवाद करें। जैसे ही आवाज गूंजी, नैना गुप्ता और राधिका सिंह, रिया वर्मा ने अपने गिलास उठाए। आदित्य शर्मा ने भी दोनों हाथों से गिलास उठाया। उसने अपनी कपूर आंटी और 4 बड़ी बहनों को देखा और मुस्कुराया। कपूर आंटी, आपने कहा कि हम एक परिवार हैं। हमेशा धन्यवाद की बात मत करो। आप हमेशा धन्यवाद कहती हैं। मुझे लगता है कि आप मुझे अभी भी बाहरी व्यक्ति मानती हैं। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा को देखा। उनकी आंखों में कोमल चमक थी। साहिल, तुमने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा। धन्यवाद। मुझे ये कहना ही होगा। बेशक केवल इस बार एक मां के रूप में मैं हमेशा अपने बेटे को धन्यवाद देती रहूं। ये वाकई अच्छा नहीं है। सही कहा, बेटे का मां की देखभाल करना सही है। आदित्य शर्मा के हंठ मुड़े, दोनों हाथों से वाइन गिलास पकड़े हुए। कपूर आंटी, मैं आपको और सुंदर और हमेशा युवा रहने की कामना करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अंजलि मेहता बहुत खुश थी कि उन्होंने गिलास में सारी रेड वाइन पी ली और बड़ों का सम्मान किया। स्वाभाविक रूप से आदित्य शर्मा ने वाइन को हल्के से नहीं पिया और उसे पूरा कर दिया। बगल में आंटी शांति ने एक रेड वाइन की बोतल उठाई। उन्होंने अंजलि मेहता और आदित्य शर्मा के लिए अच्छी वाइन डाली। ये देखकर कि आदित्य शर्मा और अंजलि मेहता ने पी लिया था, नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा के सामने वाइन गिलास उठाया। साहिल, मैं इस गिलास से तुम्हें सलाम करती हूँ। मेरी माँ का इलाज करने के लिए धन्यवाद। जमीन लेने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं पहले पीती हूँ। बात खत्म होने पर नैना गुप्ता ने सीधे वाइन गिलास उठाया और एक ही बार में पूरा पी लिया। आदित्य शर्मा ने कड़वी हंसी हंसी बढ़ी दी। आप बहुत तेजी से पी रही हैं। मैंने अभी तक कुछ बोला भी नहीं। नैना गुप्ता ने अपनी आंखें घुमाई और हल्के से मुस्कुराए। मैं बस तुम्हें बोलने नहीं देना चाहती थी। अगर तुम बोलने लगे तो मैं शायद ज्यादा पी लूं। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य शर्मा शर्मिंदा हो गया। उसे पता था नैना गुप्ता उस दिन ऑफिस में पीने की बात कर रही थी। बगल में बैठी अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा और नैना गुप्ता की बात सुनी। उसे कुछ गलत लगा।
साहिल, अनन्या, क्या आप दोनों ने कभी एक साथ शराब पी है? नैना गुप्ता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, तुरंत शर्मिंदगी हुई। नहीं, मैं तो बस साहिल के साथ मजाक कर रही थी। हाँ, बस मजाक। आदित्य शर्मा ने जल्दी से सहमति दी। वह और नैना गुप्ता उस रात की बात को छिपा नहीं सकते थे। अगर यह बात खुल गई तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। बड़ी दी, अगर आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं तो मुझे बोलना ही होगा। मैं कपूर परिवार का हिस्सा हूँ। चाहे वह कपूर आंटी की मदद करना हो या आपकी और कपूर एंटरप्राइजेस की मदद करना, ये सब सही है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब मैं घर में आया था तब मैंने रात के खाने के लिए कुछ नहीं किया था। आपने मुझे एक पॉकेट कार्ड दिया था और आप मुझे हर महीने 1 लाख देती थी। आपने तब कहा था हम 4 बहनों के परिवार में मुझे वही व्यवहार मिलेगा जो मेरी बहनों को मिलता है। अगर ऐसा है तो आपको आज इस परिवार के लिए मेरी मदद को भी स्वीकार करना चाहिए। सही कहा, राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराया, गिलास उठाया। मैं इस गिलास के साथ शामिल होती हूँ, न केवल साहिल को सम्मान देने के लिए। चलो साहिल, मैं तुम्हारे साथ पीती हूँ। बड़ी दी, चीयर्स। आदित्य शर्मा ने गिलास उठाया और राधिका सिंह के साथ टकराया। दोनों ने एक साथ वाइन पी ली। आदित्य शर्मा ने गिलास उठाया और रिया वर्मा की ओर बढ़ाया। धन्यवाद, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी मैं निश्चित रूप से मानती हूं कि तुम मेरे परिवार हो। मैं तुम्हें कभी आधा कदम भी नहीं छोड़ूंगी। आदित्य शर्मा ने रिया वर्मा को देखा। उसे दिल से गर्मी महसूस हुई। तीसरी दी वाकई एक छोटा सूरज है। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया। चलो तीसरी दी, हम एक गिलास पीते हैं। छोटा सूरज क्या है? रिया वर्मा ने आश्चर्य किया। हाँ, यह मेरी दूसरी दी का तुम्हारे लिए मूल्यांकन है। तुम एक छोटे सूरज की तरह हो जो हम में से प्रत्येक को गर्म करता है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। छोटा सूरज, रिया वर्मा ने कुछ बार बुदबुदाया, फिर मधुरता से मुस्कुराए। मुझे यह मूल्यांकन पसंद है। चलो चीयर्स, कपूर का गिलास। दोनों ने गिलास टकराए और आदित्य शर्मा ने फिर से गिलास में रेड वाइन पी ली। गिलास नीचे रखकर आदित्य शर्मा ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। कपूर आंटी, बड़ी दी, दूसरी दी, तीसरी दी, मैं समझ गया, आप चारों एक के खिलाफ 2 चाहते हैं। क्या आप मुझे ज्यादा पिलाना चाहते हैं? अंजलि मेहता हंसी। मेरा ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन आज मैं खुश हूँ। तुम इस परिवार में एकमात्र पुरुष हो। थोड़ा और पीने में कोई हर्ज नहीं है। चिंता मत करो, अगर तुम ज्यादा पी भी लेते हो तो मैं व्यवस्था करूंगी कि कोई तुम्हारी देखभाल करे। अंजलि मेहता ने बोलते हुए अपनी आंखें झपकाए। आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, कपूर आंटी ने योजना बनाई है। ठीक है, चूंकि कपूर आंटी ने ऐसा कहा तो मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। आदित्य शर्मा ने दांत दिखाए। अगला कौन है? क्या यह मेरी चौथी दी नहीं होनी चाहिए? आदित्य शर्मा